आपका स्वागत है। चलिएगा कि हम लोग देख क्या रहे थे कि हम लोग क्लास 10th में एक चैप्टर था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो जियोग्राफी का एक बुक है। तो जिसमें से हमने कुछ टॉपिक देखे थे। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स को क्लासीफाइड किस किस में किया गया था। तो चलिएगा कि हम लोग देखते क्या है, रिसोर्स समझते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि अगली टॉपिक जो होगी आपकी वो होगी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में जो ये टॉपिक पढ़ना है ना, ये टॉपिक एक प्रॉब्लम्स टॉपिक्स है। मतलब कि डेवलपमेंट को अगर देखा जाएगा कि डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग क्या क्या नुकसान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है हमें। तो ध्यान रखना है कि जो रिसोर्स है एक वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ and it is was believed that the resource are free gift of nature। तो कह रहा देखिए जो रिसोर्स है ना, वो क्या कर रहा है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए सब कुछ करता है। तो हम लोग इतना ज़्यादा उसे अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए आप देखेंगे कि बेहतर से बेहतर सब लोग कपड़ा पहन रहे हैं, बेहतर से बेहतर कार्य यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं वो रिसोर्स को यूज करके ही बना रहे हैं। अगर वो रिसोर्स यूज जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा डिप्लेशन होगा। अगर डिप्लेशन होगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट खराब होगा। अगर इन्वायरमेंट खराब होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये तो पता ही होगा। तो लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर रिसोर्स को कैसे बचाया जाएगा, कैसे नहीं बचाया जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, यहाँ पर पढ़नी है। तो ध्यान रखना है कि रिसोर्स वही कर रहा है कि जो रिसोर्स है ना हमारे लाइफ को क्वालिटी का करेगा, चेंज करेगा, मेंटेन करेगा। अगले महीने के ये क्या है, जो रिसोर्स है क्या है, वो फ्री है, लेकिन क्या है कि इसका यूज हम लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं कि हैज द लीड द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। तो जो मेजर प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ दी गई है। तो अगर पूछेगा कि बताइए डेवलपमेंट रिसोर्स का प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम जो चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको यही एनसीईआरटी का डिक्टो लिखना है। ह्यूमन बीइंग ऑफ द यूज देम ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज द लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। ये सारी चीजें हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक एक पॉइंट दिया गया है, आपको एक एक पॉइंट समझनी है। पहला लिखा है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स पर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। मतलब होता है कि हमारी कुछ जरूरतों के लिए, हमारी कुछ आवश्यकताओं के लिए हम इंडिविजुअल रिसोर्स क्या कर रहे हैं, बहुत भयंकर यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या करना, बचाना है। ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम ही है। इतना ज़्यादा डिप्लेशन होगा, अगर सोचो कि अगर जितना ज़्यादा फॉरेस्ट काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा। अगर जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो प्रॉब्लम ही आएगी, है नहीं। तो वही लिखा है। अब लिखा है कि जो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, मतलब जो यूज कर रहे हैं, वो कुछ व्यक्तियों के हाथ में है। द रिसोर्स इन द फ्यू हैंड्स एंड विच इज द इंटर डिवाइडेड सोसाइटी इन द टू कैटेगरी। जो बांटी गई कैटेगरी दो टाइप में बांटी गई है, एक बांटी गई है रिच कैटेगरी में और एक बांटी गई है पुअर कैटेगरी में। अब देखिए जो रिच कैटेगरी है उनके पास क्या होगा, रिसोर्स बहुत सारी चीजें होंगी। वो कुछ लोगों क्या होगा, बहुत, जैसे आप लोग देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर किसी के घर में शादी पड़ती है, जो अमीर होगा वो बेहतर से बेहतर रिसोर्स का यूज करेगा। यूज करके भले वो आपका वो खराब हो जाए, नुकसान हो जाए, वो बात अलग है, वो आपके भले वो सारी चीजें खराब हो जाए। तो वही बोला है कि ये रिच जो करेगा तो क्या होगा, जो यही बोला है कि रिच जो होगा क्या, कुछ फ्यू हैंड्स, उनके कुछ लोगों के हाथ में एक्यूमुलेशन है, यूज कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो लैंड्स हैं वो कुछ लोगों के पास है जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। थर्ड आपका ध्यान रखिएगा कि ये हो जाएगा पुअर जो होगा, पुअर जानते हैं गरीब होगा, उसके पास कुछ है नहीं, रिसोर्स वो मर रहा है, खाली देख रहा, समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। अरे अब वही लिखा है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होता है कि मतलब कि इनडिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट जानते हैं कि भेदभाव। ये इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण कर रहे हैं कि फॉर रिसोर्स हैज द लीड टू द global ecological crisis as such as the global warming, ozone layer depletion and environmental population pollution and the land degradation। ये तो अभी बताया कि ये प्रॉब्लम्स है, ये मेजर प्रॉब्लम्स है कि मतलब कि आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, हमने बोला कि जब रिसोर्सेज दिक्कत होगी, तो ये मैंने पहले बता दिया था आपको, ग्लोबल इकोलॉजिकली क्राइसिस आएगा। देख रहे हैं कि आज टेम्परेचर बिना ऐसे ही फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं। पंजाब में देखिए क्या स्थिति है बाढ़ की, है नहीं।
कहीं बारिश ही नहीं हो रही, कहीं इतना भयंकर बाढ़ आ जा रही है कि उत्तराखंड देखिए, हिमाचल देख लीजिए, ये सब क्या है, ये आपको एक डिप्लेशन कर रही है, मतलब कि ये ओजोन लेयर होगा। आप देखिएगा जब आपके क्या होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी क्या होगा, आपका वो जो ओजोन लेवल है, जो यूवी लाइट है, जो आप देखेंगे जो यूवी है, अल्ट्रावायलेट, जो आपका अल्ट्रावायलेट रे है, वो क्या करेगा, हमारे ओजोन लेयर से क्या होगा, सीधे ओजोन लेयर जब डिप्लेशन होगा, जब ओजोन लेयर खत्म होगा तो क्या होगा, सीधे हमारे स्किन पर गिरेगी, हमें अलग अलग डिजीज पैदा करेगी। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, आप जानते हैं जब पेड़ काटेंगे आप लोग, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पॉल्यूशन फैलेगा, जब फैलेगा तो डस्ट ऐसे दिखेंगे, किसी की हर समय पर ऐसे फॉग दिखता रहेगा, ये आपको हो जाएगा। एंड लैंड डिग्रेडेशन, आप देखेंगे कि जब क्या होगी, आपकी जो लैंड होगी वो भी क्या होगी, डिग्रेडेशन होगी, वो भी कमी होगी। तो ये हमारे मेजर प्रॉब्लम्स थे। अगर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, आप इमेजिन करिए कि इफ द ऑयल, तो ध्यान रखिएगा कि ये चीजें हैं, एक प्रॉब्लम है भाई, ये क्या है कि पूरे इन्वायरमेंट के लिए एक सबक है, क्या चीजें सीखनी है कि आप देख रहे हैं कि बीच समय बारिश हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो आप प्रयास करिए कि इसे कम से कम यूज करिए, जितना हो सके रिसोर्स को भी बताया कैसे आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक्टिविटी आपको है कि ऐसे कौन कौन चीज़ है जो आपसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कौन कौन चीज़ है रिसाइकलिंग नहीं करेंगे। तो एक एक एक्टिविटी देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। चलेगा, आपको ध्यान रखना है, लिखना है कि इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट द एग्जॉस्ट ऑफ द वन डे एंड हाउ विल दिस अफेक्टेड आवर लाइफस्टाइल एंड प्लान survey your colonies and villages and investigate people's attitude towards recycling from of the domestic agriculture waste and ask a question about। आप ये देखिए, समझिए और जाकर वहां से क्या करिए, क्वेश्चंस पूछिए उनसे, देखिए क्या बता रहे हैं। लेकिन वही लिखा है ना कि लिखा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिसोर्स दे यूज, वो किस तरीके से क्या सोच रहे हैं रिसोर्स को यूज करने का। आप देखिएगा कि हम लोग गाँव में आज भी क्या होता है कि चूल्हे खाना बनाते हैं, चूल्हे खाना बनाएंगे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, आपको लकड़ियाँ चाहिए, लकड़ियाँ क्या होगा, जंगल से आएंगी, जंगल जब खत्म होगा, फॉरेस्ट खत्म होगा, क्या होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा, जब इन्वायरमेंट चेंज होगा ग्लोबल वार्मिंग आएगी, जब ग्लोबल वार्मिंग आएगी क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा क्या होगा, आपको ऐसे दिन तरीके से गर्मी पड़ेगी भयंकर, आपका बिना सीजन का आपके सारे सीजन्स क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो वही लिखा है कि ये सारी जगह डोमेस्टिक, कितने लोग डोमेस्टिक जो रिसाइकलिंग यूज कर रहे हैं, नहीं कोई यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग आज करते हैं, सब्जी लाने जाते हैं पॉलिथीन ऐसे लेकर फेंक देते कहीं भी, वो क्या हो रहा है, हमारे लिखा है कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम इनिशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस मतलब बोल रहा है कि अब if the present rate of the resource depletion by the few individual and the countries the future of the planet in the danger। अब देखेंगे क्या होगा, जब चीजें हम लोग क्या होगा बेतरीके से ऐसे यूज करेंगे, बेतरीके से उसे डिप्लेस करेंगे, तब क्या होगा, तो हमारी जो लाइफ है, जो हमारी प्लेनेट है, अर्थ हमारी एक प्लेनेट है, तो क्या होगा, वो हमारी फ्यूचर में क्या होगी, आपके लिए डेंजर बनेगी। अब तो बनी रही है, आप देख ही रहे हैं कि बेतरीके से क्या हो रही है, आपको सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लेशन हो रही है, बिना समय का फ्लड्स आ रहा है। तो यही सब मैंने आपको बता दिया है कि कोई कंट्री है जो बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज कर रही है, जैसे आप देखिएगा कि कुछ कंट्री के पास रिसोर्स ही नहीं है, कुछ कंट्री के पास बहुत रिसोर्स है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर किसी के पास रिसोर्स भी निकाले, चाइना देखिएगा बहुत ज़्यादा क्या होता है, पॉल्यूशन फैलाता है नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि हमारे डिप्लेशन इतना रिसोर्स हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, ट्रेंड बन चुका है कि यही करा कि देयर फॉर द रिसोर्स प्लानिंग एंड इनिशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ फॉर्म ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक वर्ड स्टार्ट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बार एग्जाम में पूछा है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत एक चीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बताया गया कि कोई अगर रिसोर्स है ना, आप उसे यूज करिए, लेकिन उसका ऑप्शनल खोजिए। आप अगर ऑप्शनल नहीं खोजेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम होगी। ऑप्शनल का मतलब ये है कि हम उसके जगह
दूसरा रिसोर्स यूज करें। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एग्जॉस्टिबिलिटी एंड नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़े होंगे कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना उससे यूज करिए। जैसे सोलर एनर्जी यूज करिए, जब तक रहेगा तो नुकसान नहीं होगा, आप कम से कम यूज करिए। जैसे क्या होता है कि आप सुनते पहले क्या कोयले से ट्रेन चलती थी, कोयले से क्या हुई आपकी वो ऑयल पर आई, पेट्रोलियम पर आया, पेट्रोलियम से क्या हुआ अब इलेक्ट्रिसिटी पर आ गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय पर वो सोलर लैंप से चले। तो आप देखते हो आज क्या हुआ, इलेक्ट्रिक बाइक बन चुकी है। तो सब क्या है कि हम वो सब रिसोर्स को बचा रहे हैं। तो यही बताया गया है कि हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में करनी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में करना ये है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको लिखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका यहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसे समझिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि सतत विकास, मतलब कि हमें डेवलप करना है, सस्टेन करना है, उसे बचाना है कि हम अपने ज़रूरतों को पूरा करते हुए आने वाले फ्यूचर्स को भी क्या करना है, उसकी ज़रूरतों को रखना है। तो वही लिखा है कि द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not the compromise and with the needs for of the future generation। यही बताया आपसे कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा हमें क्या करना है, विदाउट डैमेज किए एनवायरमेंट को, हमें प्रेजेंट टाइम में कोई कंप्रोमाइज नहीं करके अपने नीड का करना है, सेटिस्फाई करने नीड को फुलफिल करना है और आने वाली जनरेशन को भी वो चीज़ें बचानी है। ये कहलाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान रखिएगा कि इसे कर लीजिएगा कि आपके बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसे कर लीजिएगा। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये भी आपसे पूछा बार बार रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ये होटल डेवलपमेंट पर हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट था कि अगर क्या होगा कि हमें क्या करना है कि अपनी फुलफिल करनी है बिना कंप्रोमाइज किए, और बिना कंप्रोमाइज किए क्या करनी है, हमें अपने फुलफिल करने के बाद आने वाली जनरेशन क्या करनी है, उसके फ्यूचर के लिए भी क्या करनी है, सेव करके रखना है। वो क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया कहाँ से था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था एक अर्थ समिट हुआ। क्या हुआ, अर्थ समिट, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो रही थी कि जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है ना, तो वो इस पर बात करने के लिए एक अर्थ समिट किया गया। कब किया गया, 1992 में, 1992 में किया गया था, जिसका नाम रखा गया है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट अर्थ समिट। फर्स्ट अर्थ समिट ध्यान रखिएगा कि कब किया गया था, 1992 में किया गया था। तो ये बताया गया कि हर 10 ईयर्स के बाद, हर 10 ईयर्स के बाद क्या अर्थ में क्या क्या चेंजिंग हो रही है वो इस पर बात करेंगे। और इसी में लाया गया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 में बताया गया था कि हमें क्या करनी है कि इसमें डेवलप करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इसमें पूरी 21 रूल्स बताए गए थे, 21 नियम बताए गए थे कैसे कैसे हमें बचानी है। तो ध्यान रखिएगा कि रियो डी जेनेरियो, देखिए रियो डी जेनेरियो क्या होता है कि ये ब्राजील की कंट्री है, ये क्या है कि ब्राजील की क्या है, कैपिटल है, और ब्राजील में ये किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो का पूछेगा रियो डी जेनेरियो है कहाँ, तो रियो डी जेनेरियो जो है आपका वो कहाँ है, आपका ब्राजील में। ब्राजील है कहाँ, ब्राजील आपका देखिएगा कि नॉर्थ क्या है आपका, यहाँ पर अगर ब्राजील को देखेंगे तो ब्राजील आपका नॉर्थ अमेरिका में, तो ब्राजील आपका यहीं पर है, ब्राजील आपका यहाँ पर है। तो यहीं पर आपका क्या है कि आपका अर्थ समिट किया गया था, ठीक है, ब्राजील में। तो अर्थ समिट आपका यहाँ किया गया था और यहीं पर सारी बात की गई थी कि क्लाइमेट कैसे चेंज होगी, क्या होगा, इस पर हमें पूरा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात की गई थी कि किस तरीके से हमें इस पर काम करना है। तो अगर पूछेगा कि अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बार बार आया है, आप ध्यान रखिएगा कि रियो डी जेनेरियो जो था अर्थ समिट 1992 में किया गया था। कब किया गया था, इन जून 1920 मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स मीट ऑफ द रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील, अभी बताइए, and of the first international earth summit, and the summit was the convent of the addressing an urgent problem of the environment and protection and the socio-economic development and global level, and the assembled leaders and signed of the declaration of the global climate। ये ध्यान रखिए यही तरह से कि पूरी तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी तरीके से पढ़नी है और आपको जानना है, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आप जानते हो जब ग्लोबल वार्मिंग चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी चेंज होगा। आप देख रहे हैं कि हम लोगों की जिस प्रकार से
चेंजिंग हो रही है। आप देखिएगा कि आज बच्चों का जनरेशन देखिए कितना ज़्यादा बायोलॉजिकली चेंज दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको देखते हुए जीन जीना और जीन अल्फा भी नाम आ जा रहे हैं कि ये सब चीज़ें, मतलब कि वो इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि उनकी जो यंग है, जो एंडोसेंस एज है, वो पहले की एंडोसेंस अलग थी। तो वही लिख रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जानी है द रियो कन्वेंशन एंड it rose of the global forest principle and the adopt of the एजेंडा 21। तो हमसे पूछेगा एजेंडा 21 कब अडॉप्ट किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में ही अडॉप्ट किया गया था, उसमें पूरे 21 रूल बताया गया था। तो पूछेगा कि व्हाट इज एजेंडा 21 रूल, तो नीचे भी है। अगर पूछेगा कि रियो डी जेनेरियो और समिट क्या थी, इसमें कितने स्टेट्स शामिल थे, आपसे इसमें क्या चीजें थी, आप लोग एक एक पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलेगा कि हम लोग अब देखते हैं कि आगे की तरफ देखते हैं। अगर आगे की तरफ देखेंगे ना, अगर आगे की तरफ देखेंगे तो ये लिखा है कि एजेंडा 21 एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द 21 सेंचुरी, मतलब 21 सेंचुरी में आपको सेव कर लिए। अब आगे अपना एजेंडा 21। एजेंडा 21 देखिएगा, एजेंडा 21 को देखेंगे जिसमें लिखा है कि इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द साइन बाय द वर्ल्ड लीडर 1992 and the United Nations Conference of Environment and Development UNCED। ये आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि UNCED का फुल फॉर्म भी आपके एमसीक्यू में पूछता है। तो UNCED जो है इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आपका है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट and with the took place of the Rio de Janeiro, Brazil, and it is the aims to achieve the global sustainable development and is the agenda combat of the environmental damage। ये बताया कि environmental damage को खत्म करना है, पॉवर्टी गरीबी को खत्म करना है, डिजीज बीमारियां खत्म करनी है, थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन इज द कॉमन interest and mutual needs and the share responsible and on measure objective of the agenda 21 and is that of the every local government and should the draw of the local agenda 21। तो ध्यान रखिएगा ये हमने कहा एजेंडा 21 में यही था कि ये सब बातें आपको ध्यान रखिएगा कि आपको लर्न करना है, पढ़ना है, इसमें कोई भी चांस आपके पास तो ये करनी है, तो ध्यान रखना है कि ये क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो एक बार हम लोग रिवीजन करके बता दे रहे हैं कि आपका जो क्या था एजेंडा 21 या रियो डी जेनेरियो बताया कब किया था, आपके जून में किया गया था 1992 में, ब्राजील में किया गया था। उसमें पूरे 100 कंट्रियाँ थी, मतलब 100 कंट्री लीडर्स की थी। उसमें बात की गई क्या क्लाइमेट चेंज करना है, क्लाइमेट अगर चेंज हो रही है तो उसमें क्या किया गया, वो सारी चीज़ें बताई गई थी। उसके बाद फिर बताया गया कि इसी में एक एडॉप्ट किया गया था क्या एजेंडा 21। एजेंडा 21 जब एडॉप्ट किया गया था इसमें ध्यान रखिएगा कि इस पर काम कौन कर रहा था, कौन साइन था, इसमें लीडर कौन था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये बोला कि हमें क्या क्या करनी है, हमें एनवायरमेंटल डैमेज पहुंचाना है, उसका पॉवर्टी गरीबी को भी देखनी है, और डिजीज बीमारियां अलग अलग तरीके से बीमारियां लगती हैं तो उसको देखना है। ये सारी चीजें आप देखेंगे पूरी तरीके से एजेंडा 21 था। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलेगा कि अब हम लोग क्या करेंगे।